नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। मेंटेनेंस। जी हाँ, वही रख रखाव जिसे हम अक्सर बस एक जरूरी खर्चा मानकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये खर्चा नहीं बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे मेंटेनेंस को एक मजबूरी से एक मजबूत संपत्ति में बदला जा सकता है। एक ऐसी संपत्ति जो न सिर्फ पैसे बचाए बल्कि बिजनेस की कीमत भी बढ़ा दे। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर चीजों के टूटने का इंतजार करने की बजाय उन्हें टूटने से पहले ही ठीक कर लिया जाए? क्या ये पैसे कमाने का सबसे स्मार्ट तरीका हो सकता है? ये एक छोटा सा सवाल पूरे खेल को बदल देता है। ये मेंटेनेंस को एक प्रॉब्लम से एक मौके में बदल देता है, जहां हर छोटा कदम बिजनेस के भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश बन जाता है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि रख रखाव का असली खर्चा है क्या। फिर हम दो तरीकों रिएक्टिव और प्रोएक्टिव को आमने सामने रखकर देखेंगे। इसके बाद एक पूरे मेंटेनेंस सिस्टम की बात करेंगे। फिर ये सीखेंगे कि अपनी कामयाबी को नापें कैसे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हमारी कमाई कैसे बढ़ती है। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, रख रखाव की असली लागत। देखिए, ये सिर्फ बिल भरने तक सीमित नहीं है। असल में इसके पीछे कई छिपे हुए खर्चे होते हैं, जैसे अचानक काम का रुक जाना, प्रोडक्शन का नुकसान और यहाँ तक कि कस्टमर्स का भरोसा टूटना। $1000, सोचिए, ये सिर्फ एक फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम के सालाना इंस्पेक्शन का खर्च हो सकता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे सेफ्टी से जुड़े जरूरी कामों पर लगातार पैसा लगता है, और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया तो ये एक छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी और महंगी मुसीबत बन सकती है। या फिर ये देखिए, $400। ये प्लम्बिंग जैसी आम परेशानी के लिए एक सर्विस कॉल का खर्च हो सकता है। अब जरा सोचिए, साल भर में ऐसी छोटी छोटी लगने वाली चीजें जुड़कर कितनी बड़ी रकम बन जाती हैं, खासकर जब एक बड़ा बिजनेस चलाना हो। और अगर बिल्डिंग में एलिवेटर है, तब तो मामला और बड़ा है। उसकी सिर्फ एक तिमाही की सर्विसिंग का बिल $1200 तक जा सकता है। इससे पता चलता है कि जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे चालू रखने के लिए लगातार कितना पैसा लगाना पड़ता है। और अगर ये टूट जाए तो बिजनेस पर असर कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब आते हैं एक बड़े फैसले पर। हर बिजनेस के सामने ये चॉइस होती है, क्या चीज़ों के खराब होने का इंतजार करें या फिर प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे पकड़ लें। यही है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव सोच का फर्क, और यकीन मानिए, ये एक फैसला बिजनेस की कामयाबी की पूरी कहानी बदल सकता है। तो ये दो रास्ते हैं हमारे सामने। पहला है करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी रिएक्टिव अप्रोच। इसमें हम तभी एक्शन लेते हैं जब मशीन खराब हो जाती है। नतीजा, अचानक काम रुकता है, इमरजेंसी में ज्यादा पैसा लगता है। और दूसरा रास्ता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी प्रोएक्टिव। इसमें हम पहले से प्लान करके रेगुलर चेकअप और सर्विसिंग करते हैं, ताकि मशीन खराब ही ना हो। इससे काम स्मूथली चलता है और लंबे समय में पैसे भी बचते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क को एकदम साफ कर देती है। रिएक्टिव तरीके में हाँ, शुरू में कोई खर्च नहीं होता, लेकिन लंबे समय में ये बहुत महंगा सौदा है। वहीं प्रोएक्टिव में शुरू में थोड़ा पैसा और प्लानिंग लगती है, लेकिन आगे चलकर ये पैसे बचाता है, प्लानिंग को आसान बनाता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी महंगी मशीनों की उम्र भी बढ़ाता है। ठीक है, तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पूरे सिस्टम की जो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को अगले लेवल पर ले जाता है। ये सिस्टम जापान में बना था, और ये हमें सिखाता है कि मेंटेनेंस के बारे में एक प्रोफेशनल की तरह कैसे सोचा जाए। इस सिस्टम का नाम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, या शॉर्ट में कहें तो TPM। इसे आप मशीनों का मेडिकल साइंस भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सोच है जिसमें ऑपरेटर से लेकर मैनेजमेंट तक हर कोई टीम का हिस्सा होता है, और सबका एक ही लक्ष्य होता है, मशीनों में होने वाली खराबी को जीरो करना और प्रोडक्शन में आने वाले डिफेक्ट्स को पूरी तरह खत्म करना। TPM का ये पूरा सिस्टम 8 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। ये 8 पिलर मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिससे मशीनों की एफिशिएंसी को टॉप पर पहुंचाया जा सकता है। हम अभी इन सभी की गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि शुरुआत करने के लिए इसके एक सबसे जरूरी पिलर पर फोकस करेंगे। और वो पिलर है 5S मेथडोलॉजी। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है सॉर्ट, मतलब काम की जगह से हर गैर जरूरी चीज को हटा दो, सिर्फ वो रखो जिसकी सच में जरूरत है। दूसरा सिस्टमेटाइज, यानी हर चीज के लिए एक पक्की जगह और हर चीज अपनी जगह पर,
ताकि कुछ भी ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो। तीसरा है स्वीप, मतलब अपनी वर्कप्लेस को एकदम साफ सुथरा रखना। इससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फौरन नजर आ जाएगी। चौथा स्टैंडर्डाइज, यानी साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के नियम बना दो ताकि सब एक ही तरीके से काम करें। और आखिर में सबसे जरूरी 5वां कदम सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब इन चारों स्टेप्स को अपनी आदत बना लेना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये माहौल को सुरक्षित और काम को सुपर एफिशिएंट बनाने का एक कमाल का तरीका है। अच्छा, तो हमने सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं? इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस को नापना होगा, क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसे सुधार भी नहीं सकते। और यहीं पर काम आते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी KPIs। आप इन्हें अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बहुत ही आसान टूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। हमारा पहला KPI है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, यानी MTBF। ये बस ये पूछने का एक फैंसी तरीका है कि औसतन एक मशीन खराब होने से पहले कितने घंटे या कितने दिन ठीक-ठाक चलती है। और जाहिर है, ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसका मतलब है कि हमारी मशीनें भरोसेमंद हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, जितनी ऊंची बार उतना बेहतर MTBF। इसका सीधा सा मतलब है कि वो उपकरण ज्यादा रिलायबल है और उसके अचानक बंद पड़ने के चांस कम हैं। जब हम इसे ट्रैक करते हैं तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कौन सी मशीनें हीरो हैं और कौन सी जीरो। हमारा दूसरा जरूरी KPI है मीन टाइम टू रिपेयर, या MTTR। ये नापता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम उसे कितनी जल्दी ठीक कर पाती है। अब यहाँ पर कहानी उल्टी है। ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कम डाउन टाइम और एक बहुत ही एफिशिएंट टीम। ये ग्राफ बिल्कुल यही दिखा रहा है। कम MTTR का मतलब है कि टीम प्रॉब्लम को तेजी से सॉल्व कर रही है। इसे ट्रैक करने से हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि रिपेयर प्रोसेस में कहाँ देर लग रही है, ताकि हम उसे ठीक कर सकें और काम को जल्दी से जल्दी वापस पटरी पर ला सकें। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका हमारी जेब पर, यानी बिजनेस के मुनाफे पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आखिर में हम ये सब बिजनेस के फायदे के लिए ही तो कर रहे हैं। यहाँ अकाउंटिंग की एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। एक होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यानी RNM। ये वो रोज़मर्रा के खर्चे हैं जो मशीन को उसकी मौजूदा हालत में बनाए रखने के लिए होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक खर्च होता है। दूसरी तरफ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपेक्स। ये वो पैसा है जो किसी मशीन को सुधारने या उसकी उम्र बढ़ाने पर खर्च होता है। ये बैलेंस शीट पर एक निवेश माना जाता है जो बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाता है। और ये फर्क इतना ज़रूरी क्यों है? नैश एडवाइजरी का ये कहना सब कुछ साफ कर देता है। अगर इन खर्चों को गलत कैटेगरी में डाल दिया तो इससे बिजनेस की वैल्यूएशन पे असर पड़ सकता है, और जब आप बिजनेस बेचने जाएंगे तो आपको उम्मीद से कम दाम मिल सकता है। मतलब स्मार्ट मेंटेनेंस सीधे सीधे कंपनी की नेटवर्थ से जुड़ा है। तो अब जब ये पूरी स्ट्रैटेजी सामने है तो एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, बिजनेस का वो कौन सा हिस्सा है जिसे अब सिर्फ ठीक करना बंद करके उसे बेहतर बनाना शुरू करना चाहिए? बस यही एक सोच का बदलाव है जो मेंटेनेंस को एक खर्चे से एक बेशकीमती संपत्ति में बदल देता है।